जय हिंद दोस्तों, मैं कुणाल आपका स्वागत करता हूं। ये हमारे आधुनिक इतिहास के सीरीज का 30वां वीडियो है और आज का टॉपिक है ब्रिटिश उपनिवेशवाद के 3 चरण, जिसे इंग्लिश में द 3 स्टेजेज ऑफ ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म कहते हैं। ये जो ब्रिटिश उपनिवेशवाद के 3 चरण हैं हम लोग भारत के संदर्भ में देखेंगे। ये टॉपिक बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, आपको आगे चल कर इकोनॉमिक्स समझने में बहुत ज़्यादा बेहतरी होगा, बहुत ज़्यादा आसानी होगा, इसलिए इस टॉपिक को आप लोग बहुत ही कायदे से पढ़िएगा। ठीक है, तो इस लेक्चर की शुरुआत हम लोग उपनिवेशवाद से करते हैं कि उपनिवेशवाद है क्या। उपनिवेशवाद, जिसे इंग्लिश में कॉलोनियलिज्म कहते हैं, हम लोगों ने विश्व इतिहास के दौरान इस उपनिवेशवाद को बहुत ही विस्तार पूर्वक पढ़ा है। अगर आप नहीं पढ़े हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पर मैं केवल उपनिवेशवाद का एक ग्लांस दूंगा, एक झलक दूंगा। तो आइए समझते हैं उपनिवेशवाद है क्या। कोई भी एक देश दूसरे देश पर जाकर शासन करने लगे, उपनिवेशवाद के अंतर्गत होता है कि कोई भी देश दूसरे देश पर शासन करने लगे। यह 17वीं 18वीं शताब्दी में खूब फला और फूला। उपनिवेशवाद की प्रक्रिया 17वीं 18वीं शताब्दी में खूब फला। खासकर यूरोपीय देश दुनिया के अलग अलग देशों में जाकर अपना सत्ता स्थापित करने लगे, शासन स्थापित करने लगे। उपनिवेशवाद के अंतर्गत आर्थिक शोषण होता है। आर्थिक शोषण का महत्व बहुत ज़्यादा होता है। इसमें उपनिवेशवाद में शासन का मूल उद्देश्य साम्राज्य का विस्तार न होकर केवल लाभ अर्जित करना होता है। ऐसे तो व्यापार तो बहुत प्राचीन समय से होते जा रहा है। भारत भी प्राचीन समय से अन्य देशों के साथ व्यापार कर रहा है, लेकिन उसका मुख्य उद्देश्य केवल व्यापार करने का लाभ कमाना था। लेकिन उपनिवेशवाद में शोषण होता है, परंतु उस लाभ में दो चीज़ों का अभाव होता है। किस चीज़ का? शोषण का अभाव होता है। बहुत सारा ज़्यादा शोषण का उसमें अभाव रहता है। अगर हम बात करें तो प्राचीन काल में हमारा जो विश्व में व्यापार का हिस्सा था 1/4 था। अब देखते हैं कि थोड़ा सा लाभ एवं शोषण में क्या फ़र्क होता है, उसको समझते हैं। लाभ जो होता है व्यापार का एक हिस्सा था, और लाभ व्यापार का वैधानिक अंग भी है, लेजिटिमेट हिस्सा भी है। ये किसी भी मायने में गलत नहीं है, क्योंकि आप जो व्यापार कर रहे हैं लाभ कमाने के लिए कर रहे हैं। लेकिन आप लाभ लेने के लिए व्यक्ति अर्थव्यवस्था का शोषण करने लगे तो वो शोषण का स्वरूप है, ना कि लाभ का। उपनिवेशवाद के अंतर्गत हम लोग देख रहे थे कि लाभ कमाना मुख्य उद्देश्य होता है, ना कि शासन करना। अब देखते हैं कि पूंजीपति जो होते हैं ज़्यादा लाभ कमाने के लिए मजदूर एवं उपभोक्ता का शोषण करते हैं। जैसे हमने बताया कि उपनिवेशवाद में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा लाभ कमाने के लिए शोषण किया जाता है। उसी प्रकार पूंजीपति लोग भी लाभ कमाने के लिए मजदूर एवं उपभोक्ता का शोषण करते हैं। ये अवैधानिक काम है। लेकिन व्यापार मैंने बताया था कि उसमें लाभ कमाना कोई गलत बात नहीं है। व्यापार में लाभ कमाना, लेकिन शोषण करना अलग रूप है, वो वैधानिक है लाभ कमाना। लेकिन ये पूंजीपति ज़्यादा लाभ कमाने के मजदूर एवं उपभोक्ता का शोषण करते हैं। ये एक अवैधानिक काम है। जैसे कि जमाखोरी करना, कोई चीज़ों की जमाखोरी कर लेना और मार्केट में उस चीज़ का अभाव हो जाना, ये एक शोषण का रूप है, जमाखोरी भी। तो मैं शोषण का अर्थ समझा रहा था। भारत का व्यापार लाभ के लिए था। जो भी प्राचीन समय में भारत का जो व्यापार था वो लाभ के लिए था, ना कि शोषण करने के लिए। इस कारण दुनिया के किसी भी देश में भारतीय व्यापार का विरोध नहीं हुआ। यहाँ तक कि वे व्यापार के लिए भारत तक चले आए कि इतना शुद्ध पार्शियलिटी था भारतीय व्यापारियों में कि भारत का विरोध तो नहीं हुआ, और वो ऊपर से वो लोग भारत में आगे व्यापार करने के लिए दुनिया के अन्य देश। आर्थिक शोषण करने के लिए हम जानते हैं कि आर्थिक चीज़ों पर अधिकार करने के लिए, आर्थिक नीतियाँ बनाने के लिए, आर्थिक शोषण करने के लिए राजनीतिक सत्ता पर अधिकार करना जरूरी होता है। राजनीतिक सत्ता ही आर्थिक नीतियों का निर्धारण करती है। ठीक है ना। तो उपनिवेशवाद में यही होता है। तो पहले सत्ता पर अधिकार करना है, उसके बाद अपने हिसाब से आर्थिक नीतियाँ बनाना है, आर्थिक नीतियों बनाने के बाद अपने हिसाब से शोषण करना है। ये सारा स्वरूप इसी 3 चरणों में आपको धीरे धीरे दिखाई देने लगेगा। तो उपनिवेशवाद वह प्रक्रिया बन गई जो 17वीं 18वीं शताब्दी में उन देशों द्वारा की गई। उपनिवेशवाद की प्रक्रिया उन देशों के द्वारा की गई जो 17वीं 18वीं शताब्दी में जिनके यहाँ औद्योगिक क्रांति हो चुकी थी, वे लोग अपना उपनिवेश बनाने लगे थे। ठीक है ना। तो अब थोड़ा सा देखते हैं व्यापारिक क्रांति क्या होती है, औद्योगिक क्रांति क्या होती है। तो ये सब चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें समझ में आ जाएगी तो ब्रिटिश उपनिवेशवाद के 3 चरणों को समझना आसान हो जाएगा। व्यापारिक क्रांति, बिजनेस रिवॉल्यूशन, इसमें क्या है कि बड़ी बड़ी कंपनियों की स्थापना की गई, जैसे कि ईस्ट इंडिया कंपनी हुई। ईस्ट इंडिया कंपनी में जैसे कि पहले जितने भी यूरोपीय थे भारत में इंडिविजुअल तौर पे आते और व्यापार के करके चले जाते थे। लेकिन व्यापारिक क्रांति जब हुई, वाणिज्यवाद के बाद व्यापारिक क्रांति हुई। वाणिज्यवाद पहले आए, सारा चीज़ मैं पढ़ा चुका हूँ, मर्केंटलिज्म बहुत पहले पढ़ा चुका हूँ। उसमें
आप जाकर वहाँ पढ़ लीजिएगा विश्व इतिहास में। तो बड़ी बड़ी कंपनियों की स्थापना यहाँ से होने लगी। ये वाणिज्यवाद की बात की स्थिति है, यानी कि बहुत सारा धन इकट्ठा होने लगा, उससे व्यापार किया जाने लगा। बड़े बड़े व्यापारी धनी व्यक्ति मिलकर व्यापार करते थे। व्यापार का बड़ा रूप ही व्यापारिक क्रांति कहलाने लगा। व्यापारिक क्रांति में धन ज़्यादा होने के कारण कंपनियाँ आई, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी। औद्योगिक क्रांति में क्या होता है कि मशीनों से ढेर सारा उत्पादन होने लगा था। औद्योगिक क्रांति हम लोग स्पेशली विश्व इतिहास में पढ़ चुके हैं, तो बस थोड़ा थोड़ा यहाँ झलक ले लेते हैं कि इन सब चीज़ों को समझना आसान हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। यूरोपीय देशों में जहाँ भी व्यापारिक एवं औद्योगिक क्रांति हुई, वो दुनिया के अन्य देशों में गए और वहाँ अपना उपनिवेश स्थापित किया। तो आइए देखते हैं कि भारत में भी आए अंग्रेज और भारत में भी अपना उपनिवेश स्थापित किया। वहाँ पर देखते हैं कि भारत में उपनिवेशवाद के 3 चरण कौन कौन से हैं। जैसे जैसे ब्रिटेन का भारत में राजनीतिक स्वरूप बदलता गया, सबसे पहले ब्रिटेन से एक ईस्ट इंडिया कंपनी आती है और फिर धीरे धीरे व्यापार करना शुरू करती है। व्यापार करने के साथ अपनी कंपनियां खोलती है, फैक्ट्री खोलती है। उसके बाद धीरे धीरे राजनीतिक सत्ता पर अधिकार करने लगती है। यानी कि धीरे धीरे क्या होता है कि राजनीतिक सत्ता पर अधिकार करने लगती है, यानी कि उसका राजनीतिक स्वरूप बदलने लगता है। यानी कि पहले एक जगह पर अधिकार किया, फिर दूसरे जगह पर, फिर पूरे भारत पर अधिकार करने लगा। तो भारत में राजनीतिक स्वरूप जैसे जैसे बदलता गया, वैसे वैसे भारत का ये आर्थिक शोषण का स्वरूप भी बदलता चला गया। आर्थिक तत्वों को लेकर चलने वाले लोग या इतिहासकार स्वरूप में बदलाव को 3 स्तरों पर पहचान की। यानी कि भारत में उपनिवेशवाद के 3 चरण को इतिहासकारों ने पहचान की। ठीक है ना, इसे हम भारत में आर्थिक उपनिवेश का विकास कह सकते हैं कि उपनिवेशवाद तो था ही, आर्थिक उपनिवेश का विकास कह सकते हैं, जिसमें सबसे पहला अपना है व्यापारिक पूंजीवाद, कॉमर्शियल कैपिटलिज्म। यानी इसका समय काल रहा 1740 से लेकर 1813 AD के बीच में। ये उपनिवेशवाद पूंजीवाद का ही देन है। उपनिवेशवाद जो क्या है, वो पूंजीवाद का ही देन है, जहाँ पर धन कमाने के लिए छूट होती है। यानी कि पूंजीवाद में ढेर सारा पैसा एवं व्यापार करने की छूट होती है। कंपनी का काल, जो भी कंपनी का काल है, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो भी काल रहा, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा किया गया भारत का शोषण अब यहाँ पर हमें दिखाई देगा 1740 से लेकर 1813 AD के बीच में। इस समय कंपनी बड़े बड़े व्यापारी भारत आए एवं भारत का शोषण किए। तो ये सब तो अभी थोड़ा एक तीनों चरणों का एक थोड़ा ग्लांस ले लेते हैं, झलक लेते हैं, उसके बाद फिर डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये पहला अपना रहा व्यापारिक पूंजीवाद। अगला देखते हैं। ब्रिटिश उपनिवेशवाद के तीन चरणों में पहला चरण हम लोग देख चुके हैं। दूसरा चरण अपना है औद्योगिक पूंजीवाद, जिसका समय काल 1813 से लेकर 1860 AD के बीच में होता है। इसमें उद्योगपति वर्ग का उदय होता है ब्रिटेन में। इससे पहले ये व्यापारी थे। ब्रिटेन में जब औद्योगिक क्रांति नहीं हुई थी, उससे पहले व्यापारिक क्रांति हुई थी। वाणिज्यवाद हुआ, उसके बाद व्यापारिक क्रांति हुई। उसके बाद औद्योगिक जब क्रांति हुई तो उद्योगपति वर्ग का उदय हुआ। इसमें क्या होता है कि जैसे कि व्यापारी और उद्योगपति में अंतर होता है, दोनों को थोड़ा समझते हैं। व्यापारी क्या करता है, सामान को खरीदता और बेचता है, लेकिन जो उद्योगपति होता है खरीदे और बेचे जाने वाले सामान का उत्पादन करता है, यानी कि उद्योगपति वर्ग उत्पादक होता है। चार्टर एक्ट 1813 में जब आया था, उसके माध्यम से चार्टर एक्ट के माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को ख़त्म कर दिया गया एवं दूसरे लोगों को भी व्यापार करने की अनुमति मिल गई। ये दूसरे लोग उद्योगपति थे, ये भी अपने ढंग से भारत का शोषण करना शुरू किया। अपना तीसरा चरण है अपना वित्तीय पूंजीवाद, जिसका समय काल 1860 से लेकर 1947 AD के बीच में होता है। उद्योगपति उद्योगों को समर्थन के लिए कुछ संस्थाएं अस्तित्व में आई। उद्योगपतियों के समर्थन के लिए, यानी उद्योगों को समर्थन करने के लिए कुछ संस्थाएं अस्तित्व में आई। इन्हें आधारभूत सेवाएं कहते हैं। आधारभूत सेवाएं इससे बढ़ने लगी, जो कि धन पर आधारित थी, जैसे संस्था, बैंक और बीमा सेवाओं में रेलवे, परिवहन, सड़क एवं रेलवे सेवाओं में रेलवे, परिवहन और सड़क, इसमें पूंजी लगाया जाने लगा। 1860 AD से पहले ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति हो चुकी थी। हम लोग पढ़ चुके हैं सारा औद्योगिक क्रांति विश्व इतिहास में। और 1860 AD के बाद भारत में शासन में परिवर्तन आने लगा। ब्रिटेन में ये संस्थाएं एवं सेवाएं विकसित हो रही थी। इनका प्रवेश 1860 के बाद भारत में होने लगा था। भारत में बैंक, बीमा, रेलवे का विकास एवं अन्य सेवाओं का विकास होने लगा था।
इसमें जो पूंजी लगी थी ब्रिटेन के पूंजीपतियों की पूंजी लगी हुई थी। अब ये इनके माध्यम से यानी कि वित्तीय संस्थानों के माध्यम से और सेवाओं के माध्यम से भारत का शोषण करेंगे। जो यहाँ पूंजीपति वर्ग हैं ब्रिटेन के, वो इन सब चीज़ का यूज करके भारत का शोषण करेंगे। तो अब थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं उपनिवेशवाद के तीनों चरणों को। अब देखते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था का शोषण का 3 स्वरूपों को देखते हैं, जिसमें सबसे पहला अपना है व्यापारिक पूंजीवाद, जिसे कॉमर्शियल कैपिटलिज्म, जिसका समय काल 1740 से लेकर 1813 AD के बीच में रहता है। ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत आई उस समय मुगल शासन था, उस समय मुगल प्रशासन था पूरे भारत में। वह यहाँ से चीज़ों को सामान खरीद कर, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से सामान खरीद कर ले जाती और बदले में धातु, सोना और चांदी अदा करती। इस कारण मसाले और रेशम के बदले सोना चांदी में अंग्रेज या ईस्ट इंडिया कंपनी भुगतान करते थे। इस कारण मुगल शासन ने ईस्ट इंडिया कंपनी का समर्थन किया, क्योंकि भारत का निर्यात बढ़ रहा था, कारीगरों को विश्व बाजार मिल रहा था, वस्तु का उत्पादन बढ़ा और मुगल शासन को टैक्स मिल रहा था। इस वजह से शुरुआती दौर में ईस्ट इंडिया कंपनी का मुगल शासन ने समर्थन किया। लेकिन बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी ने सेना रखने लगी, किले बनाने लगी, युद्ध सामग्री के लिए धन इकट्ठा करने लगी, क्योंकि युद्ध के लिए धन की जरूरत पड़ेगी। इस दौरान आप देखते हैं 2 फेमस युद्ध होता है। प्लासी का युद्ध 1757 AD में, जिसके कारण अंग्रेज या ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में कंपनी का नियंत्रण हो जाता है। और 1764-65 बक्सर का युद्ध होता है, जहाँ से ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी अधिकार मिल जाता है, यानी लगान वसूल करने का अधिकार मिल जाता है। यहाँ से सही मायने में शोषण की शुरुआत होती है। इस प्रक्रिया के बाद मद्रास एवं बंगाल प्रेसिडेंसी का खर्च वसूला जाए इन जगहों से वसूली गई, यानी कि मद्रास एवं मद्रास एवं बम्बई प्रेसिडेंसी का खर्च बंगाल से वसूला जाने लगा। उसके बाद देखेंगे वसूली गई लगान की रकम में से भारत में निवेश किया जा रहा। जो भी लगान की रकम वसूली जा रही थी इन प्रेसिडेंसियों से, भारत में उसका निवेश किया जा रहा था। फिर उसके बाद इंग्लैंड भेजा जा रहा था और ये दुष्चक्र चालू था। बंगाल से वसूली गई लगान का निवेश कर 33% भाग इंग्लैंड भेजा गया, यानी केवल बंगाल से लगान की जो कर थी निवेश कर, वो 33% इंग्लैंड भेजा जाने लगा। ठीक है ना, आगे देखते हैं। व्यापारिक पूंजीवाद के तहत आर्थिक नीतियों को देखें तो किसानों से ज़्यादा लगान वसूला जाने लगा। कच्चा माल सस्ते में बिक्री के लिए बाध्य किया गया। जो किसान कॉटन उगाते थे उनको सस्ते में बेचने के लिए बाध्य किया गया, और कच्चे माल को हमारे शिल्पी और कारीगरों को महंगे दाम पर बेचने को बाध्य किया गया। जैसे कि हमारे जो किसान थे वो हमारे यहाँ के जो शिल्पी और कारीगर थे उनको महंगे दाम पर बेचने के लिए कहा गया कि आप महंगे दाम पर बेचिए। जिससे क्या हो गया कि हमारे यहाँ के जो शिल्पी और कारीगर थे उनके जो सामान थे बहुत महंगे हो गए ब्रिटेन वासियों के तुलना में। इससे क्या हुआ कि हमारे जो हस्तशिल्प उद्योग था धीरे धीरे उसका उसका पतन शुरू हो गया। इसके फलस्वरूप ब्रिटेन में धन एकत्र हुआ और इस धन का उपयोग औद्योगिक क्रांति में किया गया। उसके बाद देखते हैं औद्योगिक पूंजीवाद, जिसका समय काल 1813 से 1860 AD के बीच में होता है। इस समय ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति हो चुकी है। इससे 2 वर्ग अस्तित्व में आए, उद्योगपति वर्ग और पूंजीपति वर्ग। हमने बताया था कि उद्योगपति और पूंजीपति में क्या अंतर होता है, पीछे जाकर देख लीजिएगा। अभी तक ईस्ट इंडिया कंपनी अकेले व्यापार कर रही थी, यानी कि 1813 तक ईस्ट इंडिया कंपनी अकेले व्यापार कर रही थी, परंतु इन 2 वर्गों का ब्रिटिश संसद पर जबरदस्त प्रभाव था। और ये लॉर्ड क्लाइव, वारेन हेस्टिंग्स की संपत्ति जो भारत से लूट कर ले गए थे, देखकर इन लोगों को ईर्ष्या का भाव पैदा हुआ। नतीजतन 1813 AD में व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया और भारत के बाजार को पूर्ण रूपेण खोल दिया गया। उसके बाद देखेंगे उद्योगपतियों का प्रवेश भारत में हुआ और ब्रिटिश सरकार इनके हित में नीति बना रही है। उसके बाद देखते हैं जिसमें जैसे कि कच्चा माल, उद्योगपतियों का भारत में प्रवेश हुआ और ब्रिटिश सरकार इनके हित में नीति बना रही है। तो कच्चे माल के संबंध में क्या नीति है इसको देखिए। कच्चा माल जो होता है मशीनों को पेट भरने के लिए होता है, इसको आधार बनाकर भारत का शोषण किया गया। अब क्या किया जाने लगा कि खाद्यान्न फसलों को छोड़कर भारतीय किसानों से औद्योगिक जरूरत के हिसाब से उत्पादन शुरू करने को कहा गया, यानी कृषि का औद्योगिकरण या व्यवसायीकरण होने लगा। ठीक है, आगे देखते हैं।
कृषि का जो व्यवसायीकरण किया गया उसमें कपास और नील मुख्यतः शामिल था। उसके बाद दूसरे पॉइंट के रूप में देखें कि भारत को कच्चे माल का उत्पादक देश बना दिया गया, उनके मूल्यों पर निर्यातक बनाया गया है, यानी कि जो ब्रिटिश चाहते थे जिस मूल्य पर, उस मूल्य पर भारतीय उसको बेचते थे। भारत निर्मित वस्तुओं का आयातक बन गया, यानी कि जो भारत से जो कच्चा माल जा रहा था और वहाँ से मशीनों से जो तैयार माल आ रहा था, यानी कि इंग्लैंड में जो मशीनें थी वो जो माल तैयार कर रही थी भारत में, फिर उस माल को भेजा जा रहा था, यानी कि भारत निर्मित वस्तुओं का आयातक देश बन गया, एक उपभोक्ता यानी कि कंज्यूमर बन गया। उसके बाद देखते हैं संरक्षण में भारत की कुछ चीज़ों का मुकाबला करने की ताकत वहाँ के उद्योगों को नहीं थी। भारतीय वस्तुएं इंग्लैंड के बाज़ार में सस्ती पड़ती थी, इसके लिए उन्होंने संरक्षण की नीति अपनाई, जिसे प्रोटेक्शनिज्म कहते हैं, जो आज भी अपनाई जाती है। शुल्क में वृद्धि कर संरक्षणवाद किया गया, यानी चीनी पर 300% टैक्स लगा दिया गया। उसके बाद भारत की कीमत पर ब्रिटेन का औद्योगिक, इस तरह हम देखेंगे कि भारत की कीमत पर ब्रिटेन का औद्योगिक विकास किया जा रहा था। सूती वस्त्रों पर 30 से 70% टैक्स लगाया जा रहा था और चीनी पर यहाँ देखिए 300% का टैक्स लगाया जा रहा था। उसके बाद देखेंगे भारत में व्यापार का विस्तार होना चाहिए, इसके लिए परिवहन के सस्ते साधन से कच्चा माल बंदरगाहों तक पहुंचना, मैंने ये जो कच्चा माल था बंदरगाहों तक पहुंचाना, बाज़ार तक, और उसके बाद दूर दराज के इलाकों तक पहुंचने के लिए परिवहन के सस्ते साधनों की ज़रूरत थी। इसके अलावा संचार की भी ज़रूरत थी, जिसमें रेल, डाक और टेलीग्राफ का भी विकास किया गया। उसके बाद परिवहन में रेल, जल परिवहन, भाप इंजन की शुरुआत की गई, वहीं पर संचार में डाक और टेलीग्राफ का शुरुआत की गई। उसके बाद देखते हैं कि पाँचवें रूप में एक समान प्रशासन एवं कानून की व्यवस्था की मांग की गई। पूरे देश में एक जैसे लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था की गई ताकि वस्तुएं बाजार में अच्छे से पहुंच जाए, जैसे आज वर्तमान में जीएसटी है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्सेस हैं। इंग्लैंड का कहना था कि हम आपको सभ्य बना रहे हैं, इन सब चीज़ों के माध्यम से इंग्लैंड कह रहा था कि हम आपको सभ्य बना रहे हैं, शोषण नहीं कर रहे हैं। सभ्य बनने के बाद आप अपना शासन स्वयं करेंगे। देखिए कितनी हिपोक्रेसी है, दोगलापन है, ठीक है ना। आगे देखते हैं। अब देखते हैं कि तीसरा अपना है वित्तीय पूंजीवाद, 1860 से 1947 तक। अब भारत पर ब्रिटिश संसद का अधिकार हो गया था। 1857 की जो क्रांति हुई थी उसके बाद ब्रिटिश संसद ने अपने हाथ में भारत की बागडोर संभाल ली थी। अब और आज़ादी मिलने तक ये बागडोर ब्रिटिश संसद के हाथ में ही रही। 1860 के दौरान भारत में प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन हमें दिखाई देता और दुनिया में धीरे धीरे परिवर्तन होने लगते हैं। ब्रिटेन में औद्योगिकरण के साथ साथ यूएसए, जापान और अन्य देशों में भी औद्योगिकरण उभर रहा था। ये लोग ब्रिटिश के प्रतिस्पर्धी बन रहे थे, इन्हें भी कच्चा माल एवं बाजार चाहिए था। इस वजह से इस काल में ब्रिटेन जो था अपने हिसाब से अपनी नीतियाँ बना रहा था भारत में। इस दौरान देखेंगे कि बहुत सारे आविष्कार भी हो रहे थे। बिजली ने तेज़ गति से मशीनों को दौड़ा दी। बिजली ने तेज़ गति के मशीनें लाई, परिवहन की गति से बढ़ गई। बड़े बड़े उद्योग अस्तित्व में आए, नए उद्योग अस्तित्व में आए, लौह उद्योग, रासायनिक उद्योग, पेट्रोलियम उद्योग, ये सब नए नए क्षेत्र खुल रहे थे। उसके बाद देखेंगे कि औद्योगिक क्रांति के बाद इंग्लैंड के पास बहुत सारा वित्त इकट्ठा हो गया था। अब ये पैसा अलग अलग क्षेत्रों में निवेश करेंगे। इस दौर में खनन, खाद्यान्न और रासायनिक उद्योग, मैंने बताया ना, अलग अलग उद्योग अस्तित्व में आ रहे थे। इन क्षेत्रों में पैसा अब निवेश किया जाएगा। ब्रिटेन इसके लिए क्या किया गया, ब्रिटेन के उद्योगपतियों को इन क्षेत्रों में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित किया गया और भारतीयों को उपेक्षा की गई। उस समय जो वित्तीय संस्थान, बैंक स्थापित किए गए थे, ब्रिटेन के उद्योगपतियों को आसानी से लोन और कम ब्याज पर लोन उपलब्ध करा दे रही थी। और वित्तीय पूंजीवाद का ये तीसरा चरण रहा। इस क्रम में भी क्या हुआ कि बहुत सारा शहरीकरण बढ़ा, क्योंकि जहाँ उद्योग लगेंगे, अब आज भी देख लीजिए, जहाँ भी उद्योग लगेंगे वहाँ शहर बनने शुरू हो जाएंगे, वहाँ मजदूरों की संख्या बढ़ने लगेगी और मजदूरों के लिए अनाज की ज़रूरत पड़ेगी, तो ये कच्चे माल के लिए फिर गाँव की तरफ रुख करेंगे। तो इस दौरान क्या होगा कि देखेंगे कि शहरीकरण जहाँ जहाँ बढ़ेगा वहाँ जहाँ जहाँ उद्योग लगेंगे वहाँ शहर बसने शुरू हो जाते हैं, वहाँ मजदूरों की संख्या बढ़ने लगती है। तो इस तरह हम देखेंगे कि ये जो अंग्रेज़ थे, जो बैंक और बीमा कंपनियां, जो वित्त कंपनियां थी, इस दौरान क्या हुआ कि बैंक और वित्त कंपनियों में अंग्रेज़ पैसा लगाकर मुनाफा कमाने लगे थे। ये वित्तीय पूंजीवाद है, जो ब्रिटिश उपनिवेशवाद के 3 चरणों में तीसरा चरण का कौन है, वित्तीय पूंजीवाद। ये सारी घटनाएँ उस समय घट रही थी। और देखते हैं इसके आगे।
1860 एडी तक आते आते दुनिया के अन्य भागों में भी औद्योगिकरण की शुरुआत हो गई थी, जिससे जापान, यूरोप के अन्य देश तथा यूएसए में औद्योगिक क्रांति संपन्न होने लगी थी, शुरू होने लगी थी। दूसरे देशों में यानी दुनिया के दूसरे देशों में भी औद्योगिक क्रांति हो चुकी थी। इससे कच्चे माल क्यों पाने की होड़ सी लग गई थी, यानी कि दुनिया के अन्य देशों में शामिल था जापान, फ्रांस, यूएसए, अन्य देश यानी कि अन्य यूरोपीय देशों में भी औद्योगिक क्रांति होने लगी थी, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा उपनिवेश बनाने का दौर चला, क्योंकि कच्चे माल की ज़रूरत पड़ रही थी, क्योंकि मशीनों को पेट भरना था। यही समय था जब एशिया अफ्रीका में सबसे ज़्यादा विभाजन हुआ और फिर भयानक रूप से इन महाद्वीपों में आर्थिक शोषण का दौर शुरू हुआ। तीनों कालों में मतलब व्यापारिक पूंजीवाद, जिसका समय काल 1740 से 1813 एडी, औद्योगिक पूंजीवाद 1813 से 1860 एडी और वित्तीय पूंजीवाद 1860 से लेकर 1947 एडी। ये ब्रिटिश उपनिवेशवाद का 3 चरण है। इन तीनों चरणों में तीन तत्व काम कर रहे थे, परंतु प्रमुखता एक तत्व की थी। इसके कारण जो भारत था या भारतीयों का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। तीनों काल में तीनों तत्व काम कर रहे थे, परंतु प्रमुखता से एक तत्व थी, पर जिसके कारण भारत और भारतीयों का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, जिसके कारण कृषि व्यवस्था हमारी ध्वस्त होगी, हस्तशिल्प ध्वस्त हो गए, कृषि का व्यवसायीकरण हुआ, लोगों का ऋणग्रस्तता में वृद्धि हुई। तो ये रहा ब्रिटिश उपनिवेशवाद के 3 चरण। अब बारी बारी से हम लोग स्पेशल ढंग से पढ़ेंगे ब्रिटिश उपनिवेशवाद में प्रथम चरण में क्या हुआ, द्वितीय चरण में क्या हुआ, तृतीय चरण में क्या हुआ। कल से हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज वर्ग के लिए इतना ही। आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।